देर रात घर लौटा था और गाड़ी की चाबियां मेज पर रखते लाउंज में बैठा था। जब बावर्ची खाने से सिसकियों की दबी हुई आवाज़ सुनी तो हैरत से बावर्ची खाने में गया था, पर निगाह पत्थर हो गई थी जब आयशा को बावर्ची खाने के एक कोने में बचा हुआ खाना खाते देखा, जो थैले में फ़कीरों के लिए बांधा जाता था। आयशा ने आवाज़ पर सर उठाया। सामने जैद को देखते उसकी सांस अटकी। जैद लाला, प्लीज़ ताई अम्मा को नहीं बताइएगा। भूख से चक्कर आ रहे थे, इसलिए वो रोते रोते उसके सामने हाथ जोड़ती उसे पत्थर कर गई। जिस कज़न की शक्ल देखने से उसे चिढ़ थी, उसे इस हाल में देख उसे सदमा लगा था, शदीद सदमा। वो कदम कदम चलता उसके मुकाबिल बैठा तो आयशा खौफ से आंखें नीच गई, ये समझकर कि वो मारेगा, जबकि उसकी मीची आंखें देख जैद का दिल मुट्ठी में बंद हुआ था। जब ही वो बोला, तुम ये क्यों खा रही हो? उसकी आवाज़ में हैरत थी। भूख लगी थी, वो सर झुकाते बोली। जैद ये जानता था कि वो बाकी घर वालों के साथ नहीं खाते, लेकिन उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि वो बाद में बचा कुचा खाती होगी। उठो, इस कुर्सी पर बैठो, वो बावर्ची खाने में रखे डाइनिंग टेबल की तरफ इशारा करते बोला। खुद वो फ्रिज खोलने लगा, लेकिन फ्रिज लॉक देखते वो मजीद चौंका। ये फ्रिज किसने लॉक किया? ताई अम्मा ने, वो दीवार का सहारा लेते उठते बोला। अम्मा ऐसा क्यों करेंगी आयशा? वो नागवारी से उसे देखते बोला। आयशा चौंकी नहीं थी। जैद राजपूत अपनी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता था। तुमने कुछ खाना है मजीद? वो फ़ोन उठाते बोला। नहीं, मेरा पेट भर गया है, आयशा बोलकर आहिस्ता आहिस्ता चलती बाहर चली गई। जैद ने उसे जाते देखा तो फ़ोन वापस रखते हुए खुद भी चला गया। ये राजपूत हाउस था। कामरान राजपूत के 2 बेटे और 2 ही बेटियां थीं। बेटियां दोनों बैरूने मुल्क थीं। उनका बड़ा बेटा कबीर राजपूत था, जिसकी शादी उसकी पसंद की लड़की मासूमा से हुई थी। उनके सिर्फ 2 ही बेटे थे, एक जैद राजपूत जो अब अपने दादा के साथ बिजनेस संभाल रहा था, दूसरा जुनेद राजपूत जो यूनी के आखिरी सेमेस्टर में था। कामरान राजपूत का दूसरा बेटा अली राजपूत था, जिनकी शादी उनकी मर्जी के बगैर उनकी कजिन सादिया से हुई थी। उनकी एक बेटी थी आयशा राजपूत। आयशा की पैदाइश के कुछ ही दिनों बाद उसके वालिदैन का इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद आयशा की जिम्मेदारी मासूमा बेगम पर आ गई थी, जिस पर वो बहुत नाखुश थी, क्योंकि मासूमा की कभी आयशा की माँ से नहीं बनती थी। वही नफ़रत फिर आयशा के हिस्से में आई। आयशा 19 साल से ये नफ़रत खामोशी से सह रही थी। इस घर में सिर्फ उसके दादा ही उसके हमदर्द थे, लेकिन किस्मत की करनी ऐसी हुई कि उनका भी 3 साल पहले इंतकाल हो गया। मरने से पहले वो आयशा और ज़ैद की निस्बत तय कर गए थे। तब से ही मासूमा ने उसके साथ मज़ीद बुरा सलूक करना शुरू कर दिया। अस्सलामुअलैकुम। जैद नाश्ते की मेज़ पर आते बोला। वालेकुम अस्सलाम, कबीर साहब और मासूमा बेगम ने एक साथ जवाब दिया। अम्मा, कल रात फ्रिज क्यों लॉक था? मेरा कुछ खाने का मूड था लेकिन फ्रिज ही बन गया। वो जूस ग्लास में उंडेलते हुए बोला। कबीर साहब ने उन्हें सख्त नज़रों से देखा। दरअसल बेटा, रात को चूहे आते हैं बावर्ची खाने में, इसलिए एहतियातन लॉक किया। देखिए मम्मी, फ्रिज तो बंद होता है तो चूहे कैसे घुसेंगे फ्रिज में? वो हल्के फुल्के अंदाज में बोला। अगर किसी ने अच्छे से फ्रिज बंद न किया तो? इसलिए लॉक लगाया था, लेकिन अब से नहीं लगाऊंगी। तुम्हें जो जब चाहे वो खा लेना मेरा बच्चा। जी मम्मी, वो मुस्कुराते हुए बोला। कबीर साहब ने ताज्जुब से मासूमा बेगम को देखते नफ़ी में सर हिलाया। आयशा बावर्ची खाने में खड़ी नाश्ते के बर्तन धो रही थी कि पीछे आवाज़ आने पर वो मुड़ी। सामने खड़े वजूद को देखते खौफ से उसका रवां कांपने लगा। कांप क्यों रही हो? खा थोड़ी जाऊंगा तुम्हें। जुनेद फ्रिज खोलते पानी की बोतल निकालते बोला। आयशा पलटते कांपते हाथों से बर्तन धोने लगी। ये भी वॉश कर देना। जुनेद ने उसकी मजीद एक प्लेट रखी। अचानक उसके करीब आने पर वो डरकर पीछे दीवार के साथ लग गई। जुनेद ने तीवरी चढ़ाते हुए उसे देखा। अपने और मेरे दरमियान फासला देखो, फिर भी डर गई। वो आयशा से काफ़ी फासले पर था। प्लेट भी उसने फासले पर ही रखी थी। वो भी अचानक आवाज़ पर डर गई। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम क्यों डरती हो, लेकिन अब डरना छोड़ दो, क्योंकि 3 साल पहले तुम्हारी किस्मत बदल गई थी मेरे ख्याल से। तुम मेरी भाभी के रुतबे पर पहुंच गई हो। उसने लहजे में अच्छी खासी नफरत थी। जुनेद बोलकर चला गया। न जाने दादा जान ने क्या सोचकर इस लड़की का रिश्ता मेरे भाई के साथ तय कर दिया। उसकी कदरों ऊंची बड़बड़ाहट सुनते आयशा की आंखें नम हुईं। वो कमज़ोर और बेबस लड़की आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। इस घर में उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। इस गम के अलावा अगर उसके पास रहने को कोई जगह होती तो वो फौरन वहां चली जाती, लेकिन वो तो बचपन से ही बदकिस्मत ठहरी। कहाँ मर गई हो मनहूस आयशा? तुम्हारी माँ खुद तो मर गई, तुम्हें मेरे सर छोड़ गई।
मासूमा ऊंची आवाज में चिल्ला रही थी। जी जी ताई अम्मा, वो अपने दुपट्टे से हाथ पहुंचते बोली। उसका सांस फूल रहा था, मतलब कि वो भाग कर आई थी। कहाँ मर गई थी कामचोर लड़की? मासूमा उसे गर्दन के पिछले हिस्से से पकड़ते बोली। वो मैं पूछा लगा। बहानेबाजी बंद करो, सारा दिन अपने कमरे में घुसी रहती हो, कामचोर लड़की। वो उसकी गर्दन जोर से हिलाते बोली। आयशा के आंसू बहने लगे। ड्रामे बंद करो मनहूस लड़की, वो उसे चेहरे पर थप्पड़ मारते बोली। मुझे माफ़ कर दें ताई अम्मा। आयशा नहीं जानती थी कि उसने क्या गलत किया है जिसकी उसे सज़ा मिल रही थी, लेकिन वो माफ़ी मांगने लगी। ये जा रही हैं, नजर आ रहे हैं, इन्हें उतारो, एक मनहूस वजूद काफ़ी है मेरे घर में। वो कहती उसे जोर से झटकती चली गई। झटका लगने से वो नीचे गिर पड़ी। वो वहीं बैठे रोने लगी। उसे देखने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि मासूमा बेगम ने बालकनी के जिस हिस्से की तरफ इशारा किया था उसने वो कल ही साफ किया। इस घर में कोई मिलावट नहीं थी। मासूमा सारा काम आयशा से ही करवाती थी। सीढ़ियों पर खड़े जुनैद को पहली दफ़ा उस पर तरस आया। राजपूत हाउस की केनाल पर फैला हुआ था। कई केनाल पर मेन हाउस ने दो अतराफ में सीढ़ियां बनी थीं। दाईं तरफ की सीढ़ियां कमरों की तरफ जाती थीं, बाईं तरफ की सीढ़ियां बालकनी और छत की तरफ जाती थीं। जुनैद शायद छत पर जा रहा था। वो छत पर जाने का इरादा तर्क करते उसकी तरफ बढ़ा। रोने से अच्छा है कि अच्छे से काम किया जाए। वो उसे थोड़ा फासले पर खड़ा होते बोला। मैंने कल ही साफ किया था। वो हिचकिचा रही थी। वो मुश्किल से बोली। अम्मा का दिमाग नहीं खराब जब वो फजूल में तुम्हें मारे? आयशा आंसू साफ करने लगी। इस घर में कोई उसकी बात का यकीन नहीं करता था। आंसू साफ करते वो बमुश्किल उठी और चलने लगी। 2 कदम चलते ही उसे जोरदार चक्कर आए। वो गिरने लगी थी, लेकिन रेलिंग को पकड़ते खुद को बचा लिया। जुनैद ने आंखें घुमाई। अम्मा सही कहती हैं, एक नंबर की ड्रामाबाज है ये लड़की। वो बड़बड़ाते बालकनी में खड़ा हो गया। आयशा नज़रअंदाज करती आगे बढ़ गई। कुछ देर खड़े होने के बाद वो पलटा। अचानक उसकी नज़र बाएं जानिब उठी, जहां थोड़ी देर पहले मासूमा ने इशारा किया था। वहां कोई जाला नहीं था। वो चौंका। उसने पूरी बालकनी में नज़र दौड़ाई। किसी भी हिस्से में कोई जाला नहीं था। वो उलझा। यहाँ तो कोई जाला नहीं है, फिर अम्मा ने ऐसा क्यों किया? हो सकता है उन्हें गलतफहमी हुई हो। वो खुद कलामी करते बोला। रात के खाने पर सब इकट्ठे थे। आज यूनी क्यों नहीं गए? जैद ने जुनैद से पूछा। मूड नहीं था लाला, आप बताएं, ऑफिस कैसा रहा? सब ठीक है? तुम जल्दी से अपनी पढ़ाई पूरी करो और फिर मेरे काम में हाथ बटाओ। ज़रूर लाला। कबीर साहब मुस्कुराते उनकी बातें सुन रहे थे। मासूमा आयशा कहाँ है? कबीर साहब की बात सुनते मासूमा बेगम के मुस्कुराते तासुरात फौरन गायब हुए। जुनैद उन्हें ही देख रहा था। न जाने क्यों उसे महसूस हुआ कि जैसे जो कुछ उसे बताया जा रहा था वो गलत। यहाँ कोई ड्रामाबाज नहीं था, लेकिन कोई जालिम ज़रूर था, और वो कौन हो सकता है ये उसका दिल मान नहीं रहा था। बावर्ची खाने में खा रही होगी। बावर्ची खाने में खड़ी आयशा सुनते जख्मी सा मुस्कुराई। उसे खाने की इजाज़त होती तो वो खाती। कई साल पहले उसने मासूमा बेगम के मना करने के बावजूद बावर्ची खाने में खाना खा लिया था। जब ये बात उन्हें पता चली तो उन्होंने आयशा को इस कदर मारा कि उस दिन के बाद से वो हमेशा बचा कुचा खाना ही खाती। कुछ पेट भर जाता तो कभी यूं ही सो जाती। आयशा, आयशा बच्चे, बाहर आओ, कबीर साहब ने आवाज़ लगाई। बाहर क्यों बुला रहे हैं उसे? मासूमा बेगम के चेहरे पर साफ नागवारी थी। वो नागवारी आज कोई बहुत साफ साफ दिख रहा था। जी ताया जान, वो बाहर आते बोली। यहाँ आओ। जी। आयशा देरती आगे बढ़ी। मासूमा उसे खा जाने वाली नज़रों से ऐसे देख रही थी जहाँ से ये सब नोट कर रहा था। अब उसे यकीन होने लगा था कि उसकी माँ आयशा के साथ ज्यादती करती है। सारा दिन घर रहने की वजह से वो सुबह से ही आयशा और मासूमा बेगम को नोट कर रहा था। खाना खा लिया बच्चे? आयशा ने डरते हुए मासूमा को देखा। उन्होंने हल्का सा हाँ में सर हिलाया। उनकी आंखों में वार्निंग थी कि अगर मेरी मर्जी के खिलाफ जवाब दिया तो जिम्मेदार तुम खुद होगी। जी ताया जान। उसके हकलाने पर जैद ने सर नफ़ी में हिलाया। ये बात हकलाए बगैर भी कही जा सकती थी, लेकिन इस लड़की को मजलूम बनने का बेहद शौक है। वो दिल में बोला। अच्छी बात है, अब तुम जाओ। मासूमा बेगम बोली। जी आंटी। वो बोलकर चली गई। जुनीद उसे रोकना चाहता था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। इतना कम क्यों खा रहे हो जुनीद? अच्छे से खाओ। मासूमा उसकी प्लेट देखते बोली। जी मम्मी। वो आहिस्ता से बोलते अपनी प्लेट पर झुक गए। तुमने खाया? क्यों नहीं जुनीद? जैद नैपकिन से हाथ पहुंचते हुए उसकी प्लेट देखते बोला। खाना पसंद नहीं आया क्या? मासूमा बेगम बोली। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैंने थोड़ी ही देर पहले खाया था, इसलिए अभी भूख नहीं है। क्या खाया था थोड़ी देर पहले जो तुम्हें भूख नहीं है? वो अम्मा आयशा से कहकर पास्ता बनवा लिया था मैंने। अच्छा। उसकी बात सुनते ही वो रिलैक्स्ड हो गई। वो सब उठ गए सिवाय जुनैद के। वो फ़ोन निकालते ही कुछ टाइप करने लगा। यहीं मत बैठे रहना, जल्दी अपने रूम में चले जाना।
जैद बोलकर चला गया। जी लाला। उन सब के जाने के बाद आयशा बाहर आई, जुनैद को बैठे हैरान हुई। बर्तन बर्तन ले जाओ, वो उंगलियां मरोड़ते बोली। झूठ क्यों बोला पापा से? उठाते हुए बोला। क्या? कैसा झूठ? जब खाना खाया नहीं था तो झूठ क्यों बोला? नहीं, मैंने खा लिया था, सच सच कह रही हूँ। अच्छा, उसने सीने पर बाजू बांधते हुए बोला। जी। अब ले जाऊं बर्तन? जुनीद बोले बगैर पलटा। एक प्लेट निकालते निकालते उसमें चावल भरते वो प्लेट पे ख़त्म करो मेरे सामने। जी। वो हैरान हुई। मैंने कहा ये प्लेट ख़त्म करो। मैं इतना नहीं खाती, जानता हूँ, इसीलिए ये तुम्हारी सज़ा है। ये प्लेट तुम्हें ख़त्म करनी ही होगी, वरना अम्मा को तो जानती हो। वो प्लेट उसकी तरफ बढ़ाते बोला। आयशा ने बेचारगी से उसे देखा। चावल ज़्यादा नहीं थे, इतना ही देखा जितना नॉर्मल एक इंसान खाता है, लेकिन शुरू से उसे कम खाना मिलता था, इसलिए वो प्लेट देखते ही काफ़ी परेशान हो गई। यहाँ बैठो और खाओ, वो कुर्सी खींचते बोला। आयशा खामोशी से बैठ गई। अगर उसकी बात ना मानती तो वो यकीनन ताई अम्मा को उसकी शिकायत लगा देता। जुनैद दोबारा अपनी कुर्सी पर बैठते फ़ोन यूज़ करने लगा। चावल खाते आयशा की आंखें नम होने लग गई थीं। न जाने कितने अरसे बाद वो किसी का बचा कुचा नहीं खा रही थी। तशक्कुर से उसकी आंखों में आंसू आने लगे। जुनैद ने फ़ोन से नज़रें हटाते उसे देखा। वो तकरीबन आधी प्लेट ख़त्म कर चुकी थी। वो उठकर चला गया। खाना ख़त्म करते वो उठी और बर्तन समेटने लगी। अभी वो बर्तन धोने की तैयारी करने लगी थी। आयशा, बाबा बुला रहे हैं, चलो। जुनैद बावर्ची खाने में आते बोला। मुझे क्यों? ये तो वही बताएंगे। उनके लाउंज में आते कबीर साहब ने आयशा को अपने पास बुलाया। वो झिझकते उनके पास बैठी। मासूमा उसे घूर रही थी। मैं सोच रहा हूँ कि अब जैद और आयशा की शादी कर दी जाए। उनकी बात सुनते आयशा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी। ये आप क्या कह रहे हैं कबीर? मासूमा बेगम गुस्सा करते हुए बोली। जैद ने माथे पर बल डाले। आयशा को घूर रहा था। जुनैद आयशा और जैद दोनों को देख रहा था। वही जो तुमने सुना मासूमा, इनकी निस्बत तय हुए 3 साल हो चुके हैं, जो कि बहुत अरसा होता है। अब हमें इनकी शादी का सोचना चाहिए। लेकिन बाबा, इतनी क्या जल्दी है? जैद एहतिजाजी बोला। जल्दी कहाँ है जैद बेटा, पहले ही 3 साल हो चुके हैं। तुम दोनों की मम्मी को मैं सोच रहा हूँ कि इस महीने आखिर में शादी की तारीख रख देते हैं। तब तक सारा और समरा, इनकी बहनें भी आ जाएंगी। इतनी जल्दी क्या है आपको मेरे बेटे की शादी की? मासूमा बेगम तो चिल्ला ही उठी। हमारा बेटा मासूमा, और उम्र देखो 26 का हो चुका है वो। अभी जल्दी है? मेरा मतलब इतनी तैयारियां करनी होती है शादी के लिए। घर की ही शादी है, दूल्हा भी घर का, दुल्हन भी घर की, तो कैसी परेशानी होगी? तैयारियां? मैं सारा और समरा को भी बता देता हूँ, वो भी आ जाएंगी और तुम्हारी मदद भी हो जाएगी। तुम यहाँ बैठी क्या सुन रही हो? इतनी शर्म तो होनी चाहिए कि अपनी शादी का सुनकर यहाँ से चली जाओ। जी। वो बड़बड़ाकर उठकर बावर्ची खाने में चली गई। मासूमा, वो तुम्हारी होने वाली बहू है, थोड़ा प्यार से बात किया करो। वाह जी वाह, अभी वो आपकी बहू बनी नहीं और आपने उसकी तरफदारी शुरू भी कर दी। मासूमा, ये बाबा जान की ख्वाहिश थी कि जैद की शादी आयशा से हो। लेकिन बाबा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। अभी शादी नहीं करना चाहते? आयशा से शादी नहीं करना चाहते? वो सख्त लहजे में बोले। अब उनके सब्र की इंतहा हो चुकी थी। उन्हें लगता था कि अगर जैद और आयशा की शादी हो जाएगी तो आयशा खुश रहेगी, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि इससे उस बेचारा की मुश्किलें मजीद बढ़ेंगी। जैसा आपको मुनासिब लगे बाबा जान। जैद सर झुकाते बोला। मैं पानी पी कर आता हूँ। वैसे भी मेरी शादी की बात तो हो नहीं रही जो मैं यहाँ बैठूं। वो शरारती अंदाज में बोला और उठ गया। बावर्ची खाने में आयशा बर्तन धोने के साथ आंसू भी बहा रही थी। तुम राजी हो इस शादी से? वो फिर से पानी की बोतल निकालते बोला। आयशा के हाथ एक लम्हे को रुके, फिर वो दोबारा अपना काम करने लगी। तुम्हें कोई एतराज़ नहीं? वो शेल्फ के साथ टेक लगाते हुए उसे देखते बोली। आयशा अब भी खामोश रही। जानती हूँ, इस्लाम में औरत की खामोशी हाँ समझी जाती है, इसलिए अगर तुम राजी नहीं हो तो चुप न रहो, जाके इनकार कर दो। दादा जान ने मेरे लिए फैसला किया था तो यकीनन कुछ सोचकर ही किया होगा। मुझे भी यही लगता है। अभी तो तुम अम्मा के कुछ नहीं लगती, इसीलिए वो तुम पर हाथ उठा देती हैं। जब तुम उनकी बहू बन जाओगी तो शायद वो तुम्हें इज्जत देने लगे, और अगर इज्जत ना भी दें तो वो तुम पर हाथ नहीं उठाएंगी और ना ही खाना बंद करेंगी। वो बोतल का ढक्कन बंद करते बोला। आयशा ने हैरानी से उसे देखा। मतलब वो जानता था अम्मा गुस्से की तेज थी, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। इसे हैरान देखते वो नर्म लहजे में बोला, फिर चला गया। मासूमा बेगम की मर्जी के बगैर ही सही, लेकिन उसकी शादी जैद से हो चुकी थी। जैद का कमरा फूलों से सजा था, जो यकीनन जुनैद ने ही किया होगा। आयशा सुर्ख रंग के लहंगे में हैवी ज्वेलरी पहने बेड पर बैठी कांप रही थी। कबीर साहब और जुनैद को लगता था कि शादी के बाद सब सही हो जाएगा, लेकिन आयशा का दिल कहता था कि कुछ ठीक नहीं होगा, बल्कि सब मजीद खराब ही होगा। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई।
जैद सुनहरी शेरवानी पहने कमरे में दाखिल हुआ, एक नागवार नज़र आयशा पर डालते हुए शेरवानी उतारते सोफे पर फेंकते वॉशरूम चला गया। जैद की बेरुखी उसके खदशे को सच साबित कर चुकी थी। वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखते उसके आंसू बहे। आंसू साफ करते वो बेड से उठी और ड्रेसिंग टेबल के सामने जा खड़ी हुई। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी चूड़ियां उतारने लगी, फिर एक एक करते अपनी ज्वेलरी उतारने लगी। इतना में जैद बाहर निकल आया। वो अब आरामदेह सूट में मलबूस था। जैद को देखते उसके हाथ थमे। वो एक नज़र आयशा को देखते बेड की तरफ बढ़ गया। आयशा अपने आंसू जब्त करते दोबारा अपना काम करने लगी। सुनो, अपना काम मुकम्मल करने के बाद लाइट ऑफ कर देना, लेकिन मेरे बेड पर सोने की गलती बिल्कुल मत करना। जी, वो बस इतना ही बोली। कुछ देर बाद वो भी फ्रेश होते बाहर निकल आई। कमरे में 2 सीटर सोफा था, वो वहीं बैठ गई। इसके अलावा वो कहीं नहीं सो सकती थी। मनहूस लड़की, मेरे बेटे की जिंदगी में तो शामिल हो गई हो, लेकिन मैं ज्यादा दिन तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगी। मैरी बावर्ची खाने में खड़ी नाश्ता बना रही थी। जब मासूमा गुस्से से भरी अंदर आते उसके बाल खींचते धीमी आवाज में बोली। वो खुद पर काफी जब्त कर रही थी। जैसे ही घर से मेहमान गए, वो भी फौरन अपना गुस्सा निकालने पहुंच गई। ताई अम्मा, छोड़े मुझे, दर्द हो रहा है। वो आंखों में आंसू लिए बोली। दर्द? मासूमा ने कहते मजीद जोर से बाल खींचे। मेरे सीने में आग लग रही है तुम्हें अपनी बहू के रूप में देखकर। वो उसे जोर से धक्का देते बोली। मैंने क्या किया है ताई अम्मा? वो आज पहली बार उनके सामने बोली। जबान चलाएगी मेरे आगे? सवाल पूछेगी मुझसे? इतनी हिम्मत आ गई है अब तुम में? उसने बोलते गुस्से से पागल होते उसका हाथ तपते तवे पर रख दिया। आवाज ना आए तुम्हारी, वो दूसरे हाथ से उसके मुंह पर हाथ रखते बोली। आयशा अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। कुछ लम्हे बाद मासूमा ने उसकी कलाई छोड़ दी। आयशा ने रोते हुए अपना हाथ पीछे किया। उसे तड़पते देख वो सुकून से बाहर चली गई। वो वहीं रोने लगी। नाश्ता कहाँ है अम्मा? मुझे देर हो रही है। जैद ऑफिस जाने के लिए तैयार बैठा था। जुनेद अभी भी वहां आया। कबीर साहब अभी अपने कमरे में ही थे। पहले भी नाश्ता आयशा ही बनाती थी, अभी भी वही बना रही थी। लेकिन लगता है कि तुमने उसे ज्यादा सर पर चढ़ा लिया है, इसीलिए तो उसने मेरी बात नहीं मानी। क्या मतलब अम्मा? जैद माथे पर बल डाले बोला। जुनेद मेज के करीब ही रुक गया। भाई, मैं कुछ देर पहले बावर्ची खाने में गई तो वो ब्रेड बना रही थी। मैंने कहा कि पराठे बना लो, मेरा दिल चाह रहा था। आगे से कहती है मेरा मूड नहीं है पराठे बनाने का, अगर आपको खाने हैं तो खुद खाएं। मासूमा बेगम की बात सुनते जैद का गुस्सा सवाना पर पहुंचा। मैं अभी देखता हूं उसे। वो उठने लगा। लाला आप बैठे, मैं भाभी को यहीं बुला लेता हूं, जुनेद बोलकर चला गया। बावर्ची खाने में आयशा बाएं हाथ से ब्रेड फ्राई कर रही थी। दायां हाथ उसने नीचे लटका रखा था। आयशा जी? वो आवाज़ पर चौंकती मुड़ी। जुनेद को देखते उसने फौरन मुंह सीधा किया। इतनी देर में जुनेद उसके आंसू देख चुका था। क्या बात है, ब्रेड क्यों बना रही हो पराठों के बजाय? वो करीब आते बोली। वैसे ही उसने दोहराया। तो फिर रो क्यों रही हो? वैसे ही, वो आंसू साफ करते बोली। उसके हाथों पर लगी मेहंदी का रंग हल्का हो चुका था। अम्मा ने क्या कहा ये बताओ। ताई अम्मा ने कुछ नहीं, वो अपना काम करते हकलाए बोली। अपना दूसरा हाथ दिखाओ। मैं ठीक हूँ, आप जाइए यहाँ से, मैं नाश्ता ला रही हूँ। जुनीद ने कुछ बार उसे बोला, फिर खुद आगे बढ़ते उसकी कलाई पकड़ते हाथ सामने किया। उसका हाथ बुरी तरह जला हुआ था। ये कैसे है? उसे बोलते ही अपना जवाब मिल गया। बाहर चलो। मेरी गलती थी जुनेद लाला, प्लीज़ छोड़े मुझे। वो कुछ भी कहे बगैर बाहर की तरफ बढ़ा। कबीर साहब भी वहां आ चुके थे। पूछो इससे जैद। मासूमा बेगम अभी बोलने ही लगी थी कि जुनेद बोल पड़ा। 1 मिनट अम्मा, आयशा ने पराठे इसलिए नहीं बनाए क्योंकि उसका हाथ जला हुआ है। उसने बोलते उसका हाथ सामने किया। मासूमा बेगम परेशान हुई, ये सोचकर कि अगर उसने सब कुछ सच बता दिया तो। कबीर साहब परेशानी से उठे। हाथ कैसे जला बेटा? वो परेशानी से उसका हाथ पकड़ते बोला। जैद दूर से उसे देख रहा था। मासूमा बेगम उसकी आंखों में आयशा के लिए परेशानी देखते मजीद हंसी में आई। लापरवाही में तो इस लड़की का कोई सानी ही नहीं। मैं दवा लगा दूंगी इसके हाथ पर। मासूमा बेगम आगे आते बोली। अम्मा, मेरे ख्याल में इसकी ज़रूरत नहीं है। लाला वैसे भी ऑफिस जा रहे हैं तो आयशा भी उनके साथ चली जाती है। रास्ते में वो पहले अस्पताल चले जाएंगे। जुनेद बोला। अस्पताल की क्या ज़रूरत? जुनेद ठीक कह रहा है मम्मी, मुझे इसे अस्पताल लेकर ही जाना चाहिए। जैद आगे से बोला। जल्दी जाओ बेटा। मासूमा बेगम के कुछ बोलने से पहले कबीर साहब बोले। जैद सर हिलाते आगे बढ़ा और आयशा के गिर्द बाजू फैलाते आगे बढ़ गया। मासूमा बेगम ने मुट्ठी भींची। बाबा, मेरे ख्याल में हमें एक मुलाजमा रख लेनी चाहिए।
जुनेद इन दोनों के जाते डायरेक्ट कबीर साहब से बोला। लेकिन इसकी क्या ज़रूरत है? मासूमा बेगम बोली। प्यारी अम्मा, आयशा को चोट लगी है, वो अब काम नहीं कर सकेगी, तो फिर किसे करना पड़ेगा? आपको। और मैं नहीं चाहता मेरी प्यारी मम्मी को काम करने पड़े। जुनेद मीठे लहजे में उनके कंधे के गिर्द बाजू फैलाते हुए बोला। तुम्हारा हाथ कैसे जला? जैद गाड़ी में बैठते हुए बोला। वो दोनों अभी अस्पताल से निकले थे। वो आयशा को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। मुझे पता नहीं चला, ध्यान नहीं था मेरा। काम की तरफ ध्यान क्यों नहीं था? वो नींद पूरी नहीं हुई थी। उसे जो सूझा वो बोल गई। इसकी शादी को 10 दिन हो चुके थे और वो 10 दिनों से उसे सोफे पर ही सोती थी। ठीक है, अब से तुम बेड पर सोना। आयशा कुछ कहे बगैर बाहर देखने लगी। रात के 7 बजे थे। वो दोनों घर वापस पहुंचे। मासूमा बेगम जैसे सुबह से अंगारों पर लौट रही थी। जैद को देखते फौरन उसकी तरफ बढ़ी। तुम ठीक हो जैद? जी अम्मा, मैं ठीक हूँ। मुझे क्या होना है? वो उन्हें अपने बाजू के हिसार में लिए बढ़ा। आयशा खामोशी से ही बावर्ची खाने में चली गई। वो ऑफिस भी चुप ही रही थी। कोई बात थी ही नहीं करने को। ना ये बोली और ना जैद बोला। वो, तुमने सुबह नाश्ता नहीं किया था ना, इसलिए मैं फिक्रमंद हो रही थी। ऑफिस जाकर कुछ खा लिया था मैंने। आयशा ने यकीनन बहुत तंग किया होगा तुम्हें। आइंदा के बाद ना लेकर जाना इसे, तुम्हारा सारा काम डिस्टर्ब होगा। अरे मम्मी जान, कुछ नहीं होता। और वैसे भी आयशा भाभी बहुत सुलझी हुई औरत हैं। मुझे यकीन है उन्होंने लाला को बुलाया तक नहीं होगा ऑफिस में। जुनीद लाउंज में आते ही बात सुनते जैद के कुछ बोलने से पहले ही बोल पड़ा। तुम चुप करो, मैं इसे अच्छे से जानती हूँ। वो उसे चुप करवाते बोली। मासूमा बेगम को इसे जुनेद का आयशा की हिमायत करना बर्दाश्त नहीं हुआ था। जैद लाला से पूछ ले अम्मा, मेरी बात ही सच होनी है। जी मम्मी, जुनेद सही कह रहा है। आयशा ने बिल्कुल तंग नहीं किया और मैं भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। ये तो अच्छी बात है। वो उसके अलावा क्या ही कह सकती थी। कुछ दिन सुकून से गुजरे। जैद भी उसका ख्याल रखने लगा था और मासूमा बेगम ने भी उसे तंग ज़्यादा नहीं किया। घर में मुलाजिमा आ जाने की वजह से उसका काम भी काफ़ी आसान हो गया था। वो पहले तो जुनीद के बदलने पर हैरान और परेशान थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उसका डर खत्म होते जा रहा था। अब उनकी शादी को तकरीबन 1 महीना होने वाला था। आयशा अपने कमरे में बैठी थी जब जैद अंदर आए। लैपटॉप बैग मेज़ पर रखते वो अपने जूते खोलने लगा। इतनी देर में आयशा पानी का ले आई। जैद ने एक नज़र उसे देखा और चप्पल पहनकर वॉशरूम चला गया। आयशा उसके रवैये पर परेशान हुई। वो बेंच पर बैठ गई और सोचने लगी, लेकिन उसे समझ ना आया कि आखिर जैद को क्या हुआ है। सुबह तक तो वो बिल्कुल ठीक था और अभी वो दोबारा अजनबी लग रहा था। फ्रेश होते वो बाहर निकला और बाहर जाने लगा। जैद जैद बात सुनो, बोलते उसके सामने आ खड़ी हुई। आप नाराज़ हो? अपने काम से काम रखो। जैद, बताएं तो सही, तुमने अम्मा से बदतमीज़ी क्यों की? उसकी बात सुनते आयशा हैरान हुई। नहीं, मैं। अब तुम मुकर रही हो। पहले तुमने अम्मा से बदतमीज़ी की हो और अब मेरे सामने मजलूम बन रही हो। वो बोलते तनफ्फुर से उसे देखते आगे बढ़ा। मैं ये कह रही थी कि मुझे भी काफ़ी अफसोस है अपनी बदतमीज़ी के लिए और मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। उस वक्त मुझे पता नहीं क्या हो गया था जब मैं गुस्से में आ गई। वो दोबारा उसके सामने आती बोली, तुम मान रही हो अपनी गलती? वो जैसे हैरान हुआ। जी जैद, इसीलिए तो उसके बाद मैं नीचे ही नहीं गई, क्योंकि मैं शर्मिंदा थी और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी जो मैं ताई अम्मा का सामना कर पाती। जानती हो अम्मा भी नाराज़ हो रही थी कि तुमने बाद में माफ़ी नहीं मांगी और ना ही उनके सामने गई। मैं अभी उनसे सॉरी कर लूँगी आपके सामने। मेरे सामने क्यों? वो मुस्कुराहट दबाते बोला। ताकि मुझ में हिम्मत आ सके, वो भी मुस्कुराते हुए बोली। चलो चलते हैं नीचे। जी, वो दोनों एक साथ बाहर निकली। आयशा कुछ देर पहले आई कॉल के बारे में सोचने लगी। कुछ देर पहले जैद अभी अभी वॉशरूम गया था जब आयशा को उनकी नई मुलाजिमा अफसाना की कॉल आई। जी अफसाना आंटी, बेटा अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। जैद बेटे को मासूमा मैडम ने आपके खिलाफ भड़काया है, ये कहकर कि आपने उनसे बदतमीज़ी की है और उसके बाद से कमरे में बंद है, तो इसीलिए जैद नाराज़ है। अब क्या करूं मैं? वही जो मैं कह रही हूं, ताकि आपका घर बचा रहे। जब वो आपसे इस बारे में पूछे तो आप मान लीजिएगा कि आपने बदतमीज़ी की है और अभी शर्मिंदा है, इसीलिए नीचे नहीं गई। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया आंटी। तो फिर क्यों मानूं बेटा? मानने में क्या हार जाए? लेकिन इससे ये होगा कि आपका शौहर भी राज़ी होगा और आपके रिश्ते पर भी असर नहीं पड़ेगा। जी आंटी, बोलते उसने कॉल काट दी। इसी वक्त जैद वॉशरूम से बाहर आया। माजूमा उन दोनों को एक साथ आते देख गुस्से से आग बबूला हुई। अस्सलाम वालेकुम। दोनों ने एक साथ सलाम किया। जैद ने आयशा के लिए कुर्सी खींची। वो मुस्कराते बैठ गई। जुनैद ने हल्की सी टिली बजाई, जबकि मासूमा बेगम ने अपना अंदर लावा उगलता महसूस किया। कबीर साहब खुशी से दोनों को देख रहे थे।
इतना अरसे बाद अपनी भतीजी को खुश देखते वो भी खुश थे। ताई अम्मा, आई एम सॉरी, एक्चुअली मुझे खुद नहीं पता कि तब मुझे क्या हुआ था। अगेन सॉरी। भाई, किस बात की माफ़ी? कबीर साहब बोले। वो दरअसल मैंने ताई अम्मा से ज़रा ऊंची आवाज़ में बात की थी, तो मैं काफ़ी शर्मिंदा थी, इसलिए माफ़ी मांग रही हूँ। शाहर के आने के बाद याद आया, माफ़ी मांगना। उनकी आंखों में नागवारी बाजें थी। वो ज़ैद मेरी सपोर्ट है ना, तो उनको देख मुझ में हिम्मत आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोली। हम जैसे मस्तूई खांसने लगा। मासूमा बेगम के सिवा सब मुस्कुरा दिए। फिर वो भी ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट मुंह पर सजाए आयशा के मुस्कुराते चेहरे को नफ़रत भरी नज़रों से देखने लगी। खाने के बाद वो दोनों अपने कमरे में चले गए। ज़ैद कमरे से जुड़े स्टडी रूम में चला गया, जबकि आयशा बेड पर बैठी रही। काफ़ी देर बाद ज़ैद बाहर आया तो आयशा को बैठे बैठे ही सोते पाया। वो मुस्कुराते आगे बढ़ा और उसे सीधा करते लिटाने लगा। अचानक उसकी नज़र आयशा के चेहरे पर ठहरी। सफ़ेद रंगत जहाँ सुर्ख माइल हो रही थी, खूबसूरत नाक और लंबी घनी मुड़ी हुई पलकें। उसने आज से पहले कभी उसे इतना गौर से नहीं देखा था। कबीर साहब के समझाने पर वो आयशा के साथ नर्म हो गया था, लेकिन आज पहली बार वो उसे खूबसूरत लगी। एहतियात से उसके माथे पर लब रखते वो पीछे हटा, फिर मुस्कुराते कंबल उसे उड़ाने लगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपना बेटा दे दूंगी? मासूमा बेगम पिछले 2 दिन से मौके की तलाश में थी कि कब उन्हें आयशा अकेले मिले और वो उसे दबूचे। आज उसे अकेले बालकनी में देखते वो फौरन उसकी तरफ आई। ताई अम्मा, आयशा उन्हें कौन ज्यादा नजरों से देखने लगी। तू मनहूस लड़की, न जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब तू पैदा हुई थी, और अब मेरे इतने काबिल बेटे के पीछे पड़ गई हो। जैसे अपने माँ बाप को खा गई, वैसे ही मेरे बेटे को भी मुझसे छीनना चाहती हो। वो उसका बाजू जोर से हिलाते बोल रही थी। ताई अम्मा, आप क्या बोल रहे हैं? मैं ऐसा क्यों? वो रोते रोते बोलने लगी। यही तो तुम चाहती थी शुरू से, कि मेरे बेटे को मुझसे छीनकर इस घर की रानी बन जाओ। तो सुन लो कान खोलकर, आयशा बीवी मेरे होते तुम मेरे बेटे से दूर की बात इस घर पर भी राज नहीं कर सकती। ताई अम्मा को गलतफहमी हुई है। मैं चुप, बिल्कुल चुप। बकवास नहीं करना, वरना जबान खींच लूंगी तुम्हारी। आयशा मैडम, आयशा मैडम, अफसाना आंटी आवाज लगाने लगी। उसकी सीढ़ियां चढ़ने की आवाज सुनते मासूमा नागवारी से उसे देखते उसे जोर से झटका देते हुए खुद नीचे की तरफ बढ़ गई। आयशा 2 कदम पीछे हुई। वो जान गई थी कि ताई अम्मा उसे सुकून से नहीं रहने देंगी। आयशा मैडम ऊपर है, तुम्हें क्या काम है इससे? मासूमा अब इस पर गुस्सा करने लगी। अफसाना के आने की वजह से वो आयशा को कुछ नहीं कह पा रही थी। वो दोपहर के खाने का पूछना है। घर की मालकिन वो है या मैं? आप वो सर झुकाते बली। तो फिर इससे क्यों पूछ रही थी? क्योंकि बावर्ची खाने का काम आप नहीं, आयशा मैडम करती हैं। चलो अब से मैं जो बताया करूं वो बनाओगी तुम। वो आगे बढ़ते बोली, जी मैडम जी। आयशा अब ज्यादा वक्त अफसाना के साथ ही रहती थी। उनकी शादी को 3 माह होने वाले थे, लेकिन मासूमा बेगम ने अभी तक उसे बहू तस्लीम नहीं किया था। उन्हें जब भी मौका मिलता वो लाजिमन आयशा को बेइज्जत करती, लेकिन अफसाना की वजह से ये मौका कम ही मिलता था। उसके और ज़ैद के रिश्ते में बेहतरी आ रही थी, लेकिन मासूमा बेगम वक्तन फ़वक्तन उसे भड़काने की कोशिश करती थी। मगर आयशा अब इस सब को अच्छे से संभालना सीख चुकी थी। ये भी अफसाना ही की बदौलत हुआ था। आयशा की ज़ैद से शादी होना उसके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ था, और पिछले 3 महीने से वो खुश और मुतमईन थी। लेकिन वो अभी ये नहीं जानती थी कि उसकी खुशियों की उम्र बहुत कम है। वो सब रात के खाने पर इकट्ठे थे। लाला एंड भाभी, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज़ है, जुनेद बोला। फिर उसने एक लिफाफा ज़ैद और दूसरा आयशा की तरफ बढ़ाया। ये क्या है? मासूमा बेगम बोली। पहले वो देख लें, फिर वो आपको खुद ही बता देंगे। तब तक आप थोड़ा सस्पेंस तो पैदा होने दें। अंदर एक वाउचर था। ये ज़ैद उसे सवालिया नज़रों से देखते बोला। आप दोनों की शादी का गिफ्ट। आप तो ऑफिस के कामों में इतना मशगूल हो गए कि आपको अपना ही हनीमून याद नहीं रहा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप दोनों को हनीमून प्लान गिफ्ट कर दूं। बहुत अच्छा किया, मैं भी यही सोच रहा था। शादी के बाद तो वैसे भी इन दोनों को कहीं जाने का मौका ही नहीं मिला। कबीर साहब बोले। जुनैद ने फेक कॉलर झाड़े। इसकी क्या ज़रूरत थी जुनैद? अगर ज़ैद चला जाएगा तो बिजनेस कौन संभालेगा? मासूमा बेगम बोली। डोंट वरी मम्मी, मेरी यूनिवर्सिटी मुकम्मल हो चुकी है, तो अब से मैं भी ऑफिस जाऊंगा। तो जब तक भाई वापस नहीं आ जाते मैं और बाबा बिजनेस संभालेंगे। इसके बाद मासूमा बेगम कुछ न कह सकी। ज़ैद बेड पर बैठा फ़ोन यूज़ कर रहा था जब आयशा कमरे में आई। यहाँ आओ, वो उसे अपने पास जगह देते बोला। जी। आयशा उसके पास बैठते बोली। आई एम सॉरी आयशा, हनीमून का ख्याल मुझे आना चाहिए था, लेकिन मैं बिजनेस में इस कदर उलझ गया था कि मुझे याद ही नहीं रहा। कोई बात नहीं ज़ैद, मुझे आपसे कोई गिला नहीं। उसकी बात सुनते ज़ैद ने उसके हाथ थामे। एक बात बताओ, तुम कभी कुछ कहती क्यों नहीं हो? मतलब? वो नासमझी से उसे देखने लगी।
मतलब कि लड़कियों की तो फरमाइशें ही ख़त्म नहीं होती, लेकिन तुम इससे कभी कुछ नहीं कहती, कभी कोई फरमाइश नहीं करती। उसकी बात सुनते ही आयशा को समझ ही ना आया कि क्या कहे। बचपन से उसने कोई फरमाइश नहीं की थी। कोई अपना होता तो कहती ना, दादा जान जो ला देते वो वही खामोशी से खा लेती। मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, इसलिए मैं कुछ कहती ही नहीं। लेकिन फिर भी कुछ तो चाहता होगा तुम्हारा दिल। मुझे कल हम जा रहे हैं ना, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा। चलो सही, वो मुस्कुराते हुए बोली। उन्होंने पहले लाहौर से इस्लामाबाद की फ़्लाइट ली। एक दिन के स्टे के बाद वो दोनों नॉर्दर्न एरियाज़ जाने वाले थे। वैसे लाहौर के मुकाबले में काफ़ी हरियाली है इस्लामाबाद। जैद बाहर देखते बोला। हम वो दोनों इस वक्त एक गाड़ी में थे। उनके ट्रैवल और स्टे का इंतज़ाम जुनैद ने किया था। होटल के कमरे में दाखिल होते आयशा हैरान हुई। वो कमरा काफ़ी खुला और लग्जरी था। बैग रखने के बाद वो खिड़की के पास खड़ी हो गई। बाहर का नज़ारा बहुत खूबसूरत था, बहुत प्यारा। ये सब वो बेसाख्ता बोली। तुम्हें पसंद आया? वो उसके करीब जाते हुए बोला। जी बहुत ज़्यादा। वो एक नज़र जैद को देखकर दोबारा बाहर देखने लगी। उसे हरियाली वैसे भी बहुत पसंद थी। दूर से नज़र आती मारगला हिल्स ने इस मंजर को मज़ीद खूबसूरत बना दिया। चलो थोड़ी देर आराम कर लो, फिर हम फैसल मस्जिद चलेंगे। ओके, वो खुशी से बाहर देखते बोला। जैद मुस्कुराते नफ़ी में सर हिलाते सूटकेस खोलने लगा। आयशा, मुझे चेंज करना चाहिए या यही सही है? वो एक ड्रेस निकालते बोला। आयशा पलटते उसके पास आई। बाहर थोड़ा ठंडा मौसम है तो मुझे लगता है आपको चेंज करना चाहिए, ये ठीक रहेगा। वो उसे हल्के ब्लू कलर का ड्रेस दिखाते बोला। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जो आपको पहनना है पहन ले। मैं चाहता हूँ कि इस ट्रिप पर मैं तुम्हारी मर्जी के मुताबिक ड्रेसअप हूँ। अगर ऐसी बात है तो फिर ये ड्रेस बेहतर रहेगा। वो एक ब्लैक कलर की हाईनेक शर्ट निकालते बोली। इसके साथ वाइट पैंट थी। ओके माय मिसेस, वो बोलकर वॉशरूम चला गया। आयशा भी मुस्कुराते दोबारा खिड़की की तरफ बढ़ी। वो अब बाहर का मंजर एंजॉय करने लगी। वो दोनों अब फैसल मस्जिद देखने आए थे। आयशा के अंदाज से मुताबिक ब्लैक कलर जैद पर बहुत जच रहा था। वो दोनों काफ़ी देर वहाँ घूमते रहे। दिन के 4 बजे के करीब वो दोनों अब वहाँ से निकलते किसी रेस्टोरेंट जाने वाले थे। अब गाड़ी जैद ड्राइव कर रहा था। गाड़ी होटल की थी। रास्ते में उसे एक आइसक्रीम वाला नजर आया। आइसक्रीम खाओगी? वो गाड़ी साइड पर रोकते बोला। जी। ओके, कौन सा फ्लेवर? वो सीट बेल्ट खोलते बोला। जो आप चाहें। जैद ने मुस्कुराते सर हिलाया और गाड़ी से उतरते आइसक्रीम लेने चला गया। कुछ देर बाद वो चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम लेते गाड़ी में बैठा। ये लो, वो उसकी तरफ आइसक्रीम बढ़ाते बोला। वो दोनों आइसक्रीम खाते बातें करने लगे। आइसक्रीम खाने के बाद जैद दोबारा ड्राइव करने लगा। फिर दोनों ने एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाया और अब उन दोनों का रुख शिकारी बाग पार्क की तरफ था। आयशा के हंसते खिलखिलाते देख जैद भी मुस्कुराने लगा। उसे आज पता चला था कि आयशा को नेचर बहुत पसंद है। काफ़ी देर तक वो दोनों घूमते रहे। आज आयशा ने बहुत कुछ नया ट्राई किया था। मैट्रिक के बाद वो घर ही रहती थी और मासूमा बेगम की बदौलत ना वो अपना बचपन एंजॉय कर सकी और ना ही स्कूल लाइफ। लेकिन अब वो दिल खोलकर अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रही थी, ये जाने बगैर कि इन खुशियों का वक्त बहुत मुख्तसर है। एक हफ्ता घूमने फिरने के बाद वो दोनों अब वापस लौट आए। राजपूत हाउस में आज काफ़ी हलचल सी थी। आयशा को इतना खुश देखकर मासूमा बेगम अंदर से जल रही थी। इसी जलन में उन्हें अपने बेटे का मुस्कुराता चेहरा नजर नहीं आया। पहले हम फैसल मस्जिद गए, फिर शिकारी पार्क, फिर मारगला हिल्स देखे, फिर हम दामने कोह गए। सब बहुत खूबसूरत था। मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि हम आगे जाएं। फिर हम मरी गए, नौशहरा गए। वो सब बहुत प्यारा था। आयशा जुनेद और कबीर साहब को अपना सफ़र बता रही थी। उसकी लहजे की खनक कबीर साहब को काफ़ी पुरसुकून कर गई थी। वो जब भी मासूमा बेगम का आयशा के साथ रवैया देखते तो उन्हें काफ़ी दुख होता, लेकिन अब आयशा खुश थी और यही इनके लिए काफ़ी था। चलो अब तुम दोनों आराम करो, रात के खाने पर मिलते हैं, कबीर साहब बोले। जी बाबा, जैद बोलते उठा और आयशा के साथ आगे बढ़ा। माशाअल्लाह से हमारा बेटा बहुत खुश है, कबीर साहब मासूमा बेगम को देखते बोले। उन्होंने सिर्फ सर इस बात में हिलाया। अब वो क्या कहती कि उन्हें जैद की मुस्कुराहट झूठी लग रही है और आयशा की मुस्कुराहट से जलन हो रही थी। उन्हें वापस आए 2 दिन ही हुए थे कि आयशा का बुरा वक्त शुरू हो गया। क्या हुआ आयशा मैडम? अफसाना उसकी पीली पड़ती रंगत देखते बोली। वो मुझे शायद फूड पॉइजनिंग हुई है, जो भी खा रही हूँ वो वॉमिट हो जाता है। कब से हो रहा है ऐसा? कल रात से। अफसाना उसकी बात सुनते मुस्कुराई। आज जब जैद साहब आएँ तो उनके साथ अस्पताल जाइएगा। मुझे लगता है कि आप उम्मीद से हैं। सच में? आयशा पहले तो हैरान हुई, फिर खुशी से मुस्कुराते हुए बोली। जी, मेरी छिट्टी कह रही है कि आप बहुत जल्द इस घर में एक नन्हा सा मेहमान आएगा। आयशा बेसाख्ता मुस्कुराई। मैं जैद को कॉल करती हूँ, अभी। वो बोलते बावर्ची खाने से निकली और अपने कमरे की तरफ बढ़ी।
सीढ़ियां चढ़ते वो अपने कमरे में जाते फ़ोन उठाते कॉल मिलाने लगी। अचानक उसके हाथ से किसी ने फ़ोन खींचा। आयशा मासूमा बेगम को देखते परेशान हुई। ताई अम्मा, मुझे क्या कहा था तुमसे कि मेरे बेटे से दूर रहना? जाने से पहले कहा था या नहीं? नहीं कहा। ताई अम्मा, मेरी बात तो सुनो। तुम्हारी सुनो। 2 दिन से मेरा दिल जल रहा है कि तुम्हें देखकर दिल चाह रहा है कि अभी तुम्हारी जान ले लूं। वो उसे जोर से धक्का देते बोली। आयशा नीचे गिरी। उसने बैठते अपने पेट पर हाथ रखा। उसका बच्चा ठीक था, ये सोच आते उसने शुक्र अदा किया। वो उछने लगी, लेकिन मासूमा ने दोबारा उसे बाजू से पकड़ते नीचे फेंका। उनका निशाना उसका चेहरा था। उन्हें ये लग रहा था कि जैद उसके खूबसूरत चेहरे की वजह से उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। आयशा पेट के बल जमीन पर गिरी। उसके माथे से भी खून बहने लगा। लेकिन पेट में इतना शदीद दर्द ने उसे कुछ सोचने ही न दिया। वो पेट पकड़े चीखने लगी। उसकी चीखी सुनते मासूमा बेगम होश में आई। उसकी इस कदर बुलंद चीखें सुनते वो थोड़ा घबराईं। इतने में उसने अफसाना की आवाज़ आई, आयशा मैडम, आयशा मैडम। वो बोलते कमरे में दाखिल हुई। अफसाना, ज़रा देखो इसे। वो गिर गई थी और अब चीख रही है। वो मुंह पर हाथ फेरते बोली। आयशा को पेट पकड़े देख वो फौरन उसकी तरफ भागी। मैडम साहिबा, जल्दी से गाड़ी निकलवाएं, इन्हें अस्पताल लेकर जाना है। इतनी जोर से नहीं गिरी कि अस्पताल ले जाना पड़े। मैडम साहिबा, आयशा मैडम उम्मीद से हैं और अभी वो पेट के बल गिरी हैं। वो आयशा को उठाते बोली। आयशा अब भी नीम बेहोशी में हल्का हल्का सिसक रही थी। मासूमा को वहीं खड़े देख वो खुद आगे बढ़ी और कमरे से बाहर निकल गई। उसकी उम्मीद से होने की खबर सुनते उनकी रंगत सफ़ेद पड़ी। आयशा के अस्पताल पहुंचने का सुनते जैद, जुनीद और कबीर साहब तीनों जल्दी से अस्पताल पहुंचे। इमरजेंसी के बाहर उन्हें अफसाना खड़ी नजर आई। क्या हुआ आयशा को? जैद तेजी से आगे बढ़ते उनके करीब आते बोला। फिर जुनीद और कबीर साहब भी उसके करीब आए। पता नहीं जी, मैंने बस उनकी चीखें सुनी थीं। जब मैं कमरे में गई तो आयशा मैडम ज़मीन पर गिरी थीं और मासूमा मैडम उनके करीब खड़ी थीं। जुनीद ने मासूमा के नाम पर आंखें मींची। वो समझ गया था कि आयशा कैसे गिरी। ज्यादा तो नहीं लगी उसे? जुनेद बोला। पता नहीं साहब, ये तो डॉक्टर ही बताएगी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आईं। डॉक्टर साहिबा, मेरी बीवी कैसी है? वो ठीक है, लेकिन बदकिस्मती से हम आपका बच्चा नहीं बचा पाए। बच्चा अभी तो 2 हफ्ते का था, इसलिए हम अपनी कोशिश के बाद भी उसे नहीं बचा सके। डॉक्टर की बात सुनते जहद बेसहारा लड़खड़ाया। वो बाप बनने वाला था। ये उसे पता भी तब चला जब उसका बच्चा ही चला गया। अफसाना ने बेसहारा मुंह पर हाथ रखा। कबीर साहब की आंखों में आंसू आने लगे। डॉक्टर एक्सक्यूज़ करते चला गया। जुनेद ने मुंह पर हाथ फेरा। ये क्या कर दिया आपने अम्मा? इसका मदावा कौन करेगा अब? वो दिल में बोला। फिर आगे बढ़ते जैद को तसल्ली देने लगा। कबीर साहब भी आंसू पोंछते जैद की तरफ बढ़े। 25 साला जैद राजपूत अपने बाप के गले लगते फूट फूट कर रोने लगा। औलाद का गम होता ही ऐसा है, अच्छे अच्छों के आंसू बह निकलते हैं। जुनीद अपनी आंखों में आई नमी साफ करते मासूमा बेगम को कॉल करने लगा। 1 दिन बाद आयशा को डिस्चार्ज कर दिया गया था। जब उसे अपने बच्चे के बारे में मालूम हुआ, वो एक लफ्ज़ नहीं बोली। जैद ने रोकर अपना दिल हल्का कर लिया, लेकिन पहली बार आयशा ने अपनी आंखें नम न होने दी। अफसाना ने काफ़ी कोशिश की कि आयशा अपने इतना बड़े गम पर आंसू बहाए, लेकिन वो तो ऐसे हो गई थी जैसे एक बेजान लाश। घर आते उसका सामना मासूमा बेगम से हुआ। वो खामोश नज़रों से उसे देखने लगी। वो सब लाउंज में बैठे थे। अम्मा, आयशा कैसे गिरी? जैद बोला। जैद के साथ आयशा बैठी थी। उसके साथ वाले सोफे पर जुनैद और कबीर साहब बैठे थे। सिंगल सोफे पर मासूमा बेगम बैठी थी। तुम भी जानते हो, ये बहुत लापरवाह है। अपनी लापरवाही की वजह से गिर गई और इतना नुकसान करवा लिया अपना। आयशा खामोश नज़रों से मासूमा की सफ़ाकी देख रही थी, जो उसके बच्चे की जान लेने के बाद भी झूठ बोल रही थी। मुझे गिराने वाली ये औरत थी। ये चाहती थी कि गिराकर मेरा चेहरा दागदार कर दे, ताकि इनका बेटा मुझे नापसंद करने लगे। आयशा बोली। उसके लहजे में अजनबियत थी। जैद और कबीर साहब उसकी बात सुनते ही शौक हुए, लेकिन जुनेद को पहले ही अंदाज़ा था। ये झूठ बोल रही है बेटा, मैं ऐसा क्यों करूँगी भला? वो जैद को देखते बोली। आयशा, सोच समझ कर बोलो। मैं मानता हूँ कि हमारा दुख बड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी माँ पर इल्ज़ाम लगाओ। मैं इल्ज़ाम लगा रही हूँ, और ये औरत क्या जो कर रही है, जो करती आई है, आपको कभी नज़र नहीं आया? ये औरत मुझे कभी खुश नहीं देख सकती, इसीलिए मेरी औलाद को मार दिया इसने। कातिल है ये मेरी खुशियों की, मेरी औलाद की, मेरे सुकून की।
वो एकदम खड़े होते चीखते हुए बोलने लगी। कई घंटों से रुके आंसू अब बहने लगे थे। मासूमा बेगम को समझ ही ना आया वो क्या बोले। आयशा, बकवास बंद करो। जैद खड़े होते सख्त लहजे में बोला। मैं बकवास नहीं कर रही जैद, आप अपनी इस डाइन माँ का असली रूप नहीं देख रहे। ये डाइन है जो पहली मेरी माँ को, फिर मेरी खुशियों को और अब मेरे सुकून को खा गई। आयशा, होश में आओ, क्या और फूल बक रही हो? वो उसे कंधों से थामते झिंझलाते हुए बोला। आयशा एकदम चुप हुई। आयशा सच कह रही है लाला, जुनेद बोला। जुनेद? जैद सख्त नज़रों से उसे देखते हुए बोला। मासूमा भी शौक नज़रों से उसे देखने लगी। आप जानते हैं, शादी के बाद आयशा का हाथ जला था, वो भी अम्मा ने ही किया था। आयशा ने आज तक कभी अम्मा से बदतमीज़ी तो दूर की बात, पलटकर जवाब तक नहीं दिया। अम्मा उसे बेवजह मारती थीं, वो मार खाती थीं। अम्मा उसे भूखा रखती थीं, वो खामोशी से भूखा सो जाती। अम्मा ने उसे हमेशा डरा कर रखा, वो हमेशा डर कर रही। अम्मा ने कई बार शादी के बाद आयशा को मारना चाहा, लेकिन अफसाना आंटी की वजह से मुमकिन न हुआ। आप दोनों के हनीमून से वापसी पर अम्मा ने सीढ़ियों पर तेल गिराया कि आयशा गिर जाए, लेकिन अफसाना आंटी ने वो भी साफ कर दिया। लेकिन कल हुआ हादसा, मैं ये सोच ही नहीं सका कि मेरी माँ नफ़रत में इस कदर अंधी हो जाएगी कि वो अपनी ही औलाद की औलाद का बच्चा खा जाए। जैद और कबीर साहब ये सब सुनते सदमे में चले गए। जैद की गिरफ्त उसके कंधों पर हल्की हुई। नहीं, ये सच नहीं है। मैं नहीं जानती थी आयशा उम्मीद से है। कबूल कर ले अम्मा कि आपने कभी भी आयशा को अपनी बहू तस्लीम किया ही नहीं। चचा चची के इंतकाल के बाद से आयशा आपके पास है, लेकिन आपने एक लम्हे के लिए भी उसे अपनी बेटी नहीं समझा। उसे हमेशा अपनी नफ़रत का निशाना बनाया। मैं भी उसे तंग करता था, लेकिन जब उसकी निस्बत लाला से तय हुई तो मैं भी उसे भाभी समझने लगा। यही सोचकर कि मैंने बाबा से कहा कि अब इन दोनों की शादी करवा देते हैं। शायद अम्मा का रवैया भी आयशा के साथ ठीक हो जाए। लेकिन मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी ये। मुझे आयशा को इस घर की बहू नहीं बनाना चाहिए था, बल्कि उसे किसी और जगह शिफ्ट कर देना चाहिए था, ताकि वो खुश तो रह सकती। बोलते बोलते जुनैद की आंखें नम हुईं। जैद ये सब सुनते ही कुछ बोल ही नहीं सका। मासूमा बेगम सोफे पर बैठती रोने लगी। आयशा भी रो रही थी। कबीर साहब दंग से सोफे पर गिरने के से अंदाज में बैठे। इस सब के कुछ दिन बाद ही जैद आयशा को लेकर अलग हो गया। मासूमा बेगम बहुत रोईं, बहुत रोका, लेकिन जैद का सिर्फ यही कहना था कि वो उन्हें छोड़ नहीं रहा, बस अलग हो रहा है, ताकि माँ के साथ बीवी को भी खुश रख सके। आयशा को उसने घर में आए 1 हफ्ता हो गया था, और उन दिनों में जैद ने उसका बहुत ख्याल रखा, लेकिन वो अभी तक इस गम से निकल नहीं पाई। आयशा, आयशा, वो आवाज़ लगाते लाउंज में दाखिल हुआ। वो लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी। जी, वो खड़े होते बोली। ये देखो, आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया? वो एक शॉपर सामने करता बोला। क्या है ये? उसने शॉपर उसकी तरफ बढ़ाया। आइसक्रीम? हाँ, मैंने सुना है कि आइसक्रीम खाने से मूड ठीक होता है, तो मैं आज तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाया हूँ। कल भी आपने यही कहा था। वो आइसक्रीम का डब्बा निकालते बोली। वो तो गोलगप्पे थे, ये आइसक्रीम है। वो अपना कोट उतारते कफ मरोड़ते बोला। मुलाजिमा ने आते 2 बोल डिशें और चमचे मेज़ पर रखीं। आज आप देर से आए? हाँ, वो दरअसल अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो पहले घर गया था, उनसे मिलकर आया हूँ। आइसक्रीम निकालते उसके हाथ थमाए। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? जब तक तुम उन्हें माफ़ ना कर दो, मैं तुम्हें उनसे मिलने का नहीं कहूँगा। वो उसके हाथ थामते बोला। इसके बाद भी अगर तुम ना मिलना चाहो तो तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं। वो उसे अपने हिसार में लेते बोला। आयशा की आंखें नम हुईं। जैद एक मच्छर इंसान था, उसे बीवी और माँ दोनों के हुकूक पूरे करने आते थे। देखा, मैंने कहा था ना कि आइसक्रीम मूड अच्छा कर देती है। आयशा को आइसक्रीम खाते मुस्कुराते देख जैद बोला। आयशा हंस पड़ी।